दहेज, ये इस कहानी का अंतिम पार्ट है। मैं कोशिश करूँगी कि पूरी कहानी आप आज अंतिम पार्ट में आपको पूरी कहानी सुना सकूं। आंखों में लिए नए नए सपनों को लेकर रोशनी एक नई दुनिया में कदम रखने जा रही थी, मगर इस बात से वो बिल्कुल अनजान थी कि उसके सपनों की दुनिया ताश के पत्तों के बने आशियाने की तरह है, जो कभी भी उजड़ सकती है। जब तक मेहमान घर में थे सब कुछ ठीक था, मगर मेहमानों के चले जाने के बाद विशाल और उसके माता पिता का असली रूप रोशनी के सामने आने वाला था। क्या जी विशाल के पापा, हमने तो सोचा था कि इकलौती बेटी का ब्याह कर रहे हैं, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखते। हाँ, विशाल की माँ रीता ने कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि ये सब हमारी हैसियत के हिसाब से होगा, मगर यहाँ तो विशाल के पापा ने कहा। रोशनी से ये सब सुन रहा नहीं गया। उसने कहा, मम्मी जी, मेरे डैडी ने सारा सामान तो दिया है, कौन से सामान की कमी रखी है? कार, फ्रिज, सोफा, सब कुछ, फिर आप इस तरह से? विशाल ने रोशनी को टोकते हुए कहा। खबरदार रोशनी, ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप का नहीं। और देखकर कौन सा एहसान किया है? क्या इतने में तुम्हारे बाप को मेरे जैसा रईस लड़का मिल जाता? अपने जीवन साथी की बातें सुन रोशनी चौंक गई। उसने कहा, अगर ऐसा ही था तो मुझसे शादी ही क्यों की? विशाल ने कहा। रोशनी, और एक थप्पड़ रोशनी के गालों पर दे दिया। बस अब ये सब रोज रोज का था। हर रोज रोशनी को बात बात पर नीचा दिखाया जाता। बिना बात के उसकी सास रीता उस पर कभी भी हाथ उठा दिया करती और बाकी कसर विशाल के कान भर के पूरी कर दी जाती। कुछ दिन बाद विदिता और सागर रोशनी से मिलने उसके ससुराल पहुंचे तो रीता ने रोशनी को सख्ती से कहा, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अपने मम्मी डैडी को देख रोशनी की आंखें भर आई। सागर ने कहा, देखो विदिता, हमारी गुड़िया तो हमें भूल ही गई। रोशनी सागर के गले लग गई और कहा, नहीं नहीं डैडी, मैं तो आपको बहुत मिस करती हूँ। आप मेरे वर्ल्ड के बेस्ट डैडी जो हो। रोशनी के गालों पर हाथ रखकर सागर ने कहा, अरे बेटा, ये सिर पर चोट कैसे? रोशनी ने कहा, डैडी, वो गिर गई थी। रोशनी से मिल सागर और विदिता वापस लौटे। घर लौटते ही सागर ने विदिता से कहा, तुम्हें कुछ लगा नहीं कि गुड़िया हमसे छुपा रही है? क्या सागर, आपकी गुड़िया के पेट में भला कौन सी बात पचती है? क्या वो आपको देखकर कुछ छुपा सकती है? आप इतना मत सोचिए, विदिता ने कहा। उधर रोशनी के साथ दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। विशाल ने कहा, सुनो रोशनी, मुझे प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए। मैं वो हाईवे के पास वाली ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। रोशनी ने कहा, तो इसमें मैं कहाँ से पैसे दूँ? आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए। ये सुन रीता ने कहा, तेरे बाप से लेकर आ पैसे। अच्छा है, ज़मीन आपको चाहिए और पैसे मेरे डैडी से। रोशनी ने कहा, आप इतने अमीर हैं, आपका बेटा इतने पैसे वाला है, लेकिन आप तो भिखारियों से भी गए बीते निकले। ये सुन रीता का हाथ रोशनी को मारने के लिए उठा, मगर इस बार रोशनी ने हाथ रोकते हुए कहा, मम्मी जी, ये मेरे डैडी के संस्कार है, वरना आपको जवाब देना मैं अच्छे से जानती हूँ। यह सब देख विशाल ने गुस्से में कहा, रोशनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल वैसे ही जैसी आपकी रोज होती है। विशाल,
पत्नी का मान सम्मान ये तो आपसे नहीं होगा, मगर अब मैं अपना आत्मसम्मान बचाना चाहती हूँ। बस हुआ, मैं अब पुलिस स्टेशन जा रही हूँ आपकी करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए, ताकि दुनिया को तो पता चले कि आप कितने अमीर हैं। रोशनी दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, तब गोविंद गोविंद ने विशाल से कहा, अगर ऐसा हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे, रोको उसे। विशाल ने रोशनी का हाथ पकड़ा और कहा, तुम शिकायत करोगी हमारी। और बेल्ट निकालकर अपने माता पिता के सामने रोशनी को बेरहमी से मारने लगा। रोशनी चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर विशाल ना उसके माता पिता रोशनी पर जरा सी भी दया नहीं आई। बेहोश रोशनी को एक कमरे में बंद कर दिया गया। जब उससे होश आया तो रीता और गोविंद ने कहा, रोशनी तुम पैसे कब लाओगी? इतनी बेरहमी की मार रोशनी की हिम्मत तोड़ ना सकी। आप जैसे लोभियों के लिए पैसे तो क्या, मैं फूटी कौड़ी तक ना दूं। विशाल ने कहा, मम्मी ये ऐसे नहीं मानेगी, आप इसे पलंग से बांधिए, जब करंट के झटके लगेंगे तब अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। रीता ने बिल्कुल वैसे ही किया, रोशनी को पलंग से बांध दिया। रोशनी चीखते हुए बोली, मम्मी जी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं आपके घर की बहू हूँ। मगर वे नहीं माने और रोशनी को तीनों ने मिलकर बेरहमी से करंट देकर मार दिया। रोशनी ये जंग हार गई। विशाल ये तो मर गई, गोविंद ने कहा। अच्छा ही हुआ, रीता ने कहा। मगर अब हम क्या करेंगे इसकी लाश का? गोविंद ने कहा। डोंट वरी पापा, हम इसे छत से गिरा देंगे और कह देंगे एक्सीडेंटली वो गिर गई और मर गई। और किसी को पता भी नहीं चलेगा। विशाल ने बिल्कुल वैसे ही किया, रोशनी को छत से गिरा दिया। विशाल ने सागर को फ़ोन किया, पापा जी वो रोशनी छत से गिर गई और अब वो हमें छोड़कर जा चुकी है। ये सुन सागर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, वो अपने होश खो बैठा। विदिप्ता ने सागर से कहा, क्या हुआ सागर? सागर ने कहा, वो गुड़िया, विदिप्ता हमारी गुड़िया, रोशनी हमें छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। क्या सागर आप ये क्या बोल रहे हैं? देखिए मजाक मत कीजिए, विदिप्ता ने कहा। नहीं विदिप्ता, विशाल जी का फ़ोन था, चलो हमें चलना होगा। जब सागर और विदिप्ता विशाल के घर पहुंचे तो रोशनी के पूरे शरीर को इस तरह से बांधा रखा गया जिससे उसके चोट के निशान न दिखे। अपनी फूल सी बच्ची को देखकर सागर रोते हुए बोला, गुड़िया तुम अपने डैडी को छोड़कर कैसे जा सकती हो? विदिप्ता और सागर उसके चेहरे पर हाथ रखने लगे तो रीता और गोविंद ने उन्हें हटा दिया। हालात देख सागर कुछ न बोले और हड़बड़ी में रोशनी का अंतिम संस्कार हो गया। मायके की आखिरी अंतिम संस्कार होने की तैयारी हुई। मायके की आखिरी ड्रेस जब रोशनी के शव को पहनाई जा रही थी तब उसके पीठ पर चोट के निशान देख विदिप्ता ने कहा, रीता जी रोशनी को ये चोट कैसे लगी? रीता ने कहा, अरे वो रोशनी गिर गई थी ना। और ये बात रोशनी के गले से नहीं उतरी। ये बात विदिप्ता के गले से नहीं उतरी। अंतिम संस्कार के बाद विदिप्ता और सागर घर आए। सागर ने कहा, विदिप्ता हमारी गुड़िया ऐसे नहीं मर सकती, कुछ तो हुआ है जो हमें नहीं पता। विदिप्ता ने कहा, हाँ सागर, शायद आप सच कह रहे हैं। रोशनी के पीठ पर निशान देख मुझे भी शक हुआ, मगर हमारे शक को सिर्फ शक भी तो हो सकता है। हमारा शक सिर्फ शक भी तो हो सकता है। विदिप्ता ने कहा, नहीं विदिप्ता, मेरा मन कहता है कुछ तो ऐसा हुआ है जो छुपाया गया है। रोशनी की आत्मा की शांति के लिए सागर ने एक पूजा रखवाई।
वहीं मंदिर में उनकी मुलाकात एक बाबा से हुई। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी बेटी जिसकी तू आत्मा की शांति के लिए पूजा करवा रहा है, वो तो बहुत दर्द से मरी है। इतनी जल्दी शांत कैसे होगी? दर्द? कैसा दर्द? विदिप्ता ने कहा। सागर ने कहा, छोड़ो ना विदिप्ता, ये लीजिए बाबा, कुछ पैसे रखिए। बाबा ने कहा, बेटा तू बाप है, तेरी आंखों में दर्द साफ दिखता है, इसीलिए कह रहा हूँ तेरी बेटी दर्द में थी। ये बात अनसुनी कर सागर और विदिप्ता मंदिर में गए तो पुजारी ने कहा, वो जो बाबा है आत्मा से बातें करते हैं, जो भी हो आत्मा खुद अपना दर्द उन्हें बताती है। सागर ने कहा, पुजारी जी, यह अंधविश्वास है। लेकिन विदिप्ता ने सागर से कहा, बात हमारी गुड़िया की है, उन्हें कैसे पता कि वह दर्द से मरी? हमारी गुड़िया के लिए उनकी मदद लेते हैं ना, क्या पता हमें कुछ नया मिल जाए। विदिप्ता के विश्वास को सागर मान गया। सागर ने कहा, बाबा, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी गुड़िया के साथ क्या हुआ। बाबा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलिए। अपने इष्ट और मंत्रों से हवन कुंड में आहुतियों पर आहुतियाँ डाली गई। तब एक आवाज़ जोर से सागर और विदिप्ता को सुनाई दी, डैडी, डैडी। बाबा ने कहा, कौन हो तुम? तो मैं रोशनी। बेटी की आवाज़ सुन सागर और विदिप्ता की आंखें भर आई। गुड़िया, क्या हुआ था तेरे साथ? बोलना बेटा। विदिप्ता ने कहा, मम्मा, डैडी, वो लोग इंसान नहीं, हैवान थे, हैवान। हर रोज़ आपके दिए सामान को लेकर ताने मारते, आपके अपने पैसों की भूख के लिए मुझे बेल्ट, लात, चप्पल किसी से भी मारते। ये सुन सागर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, गुड़िया, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे कहती डैडी, आपकी इज्जत का जो सवाल था। और उन हैवानों ने कहा था, अगर आपसे कुछ भी कहा गया तो वो आपको भी मार डालते। ये सब सुन सागर कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस रोए ही जा रहा था। विदिप्ता ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, गुड़िया, और बता, तेरे साथ क्या क्या हुआ था? तब रोशनी की आत्मा ने कहा, मम्मा, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपसे पैसे लाऊं। जब मैंने मना किया तो पहले मुझे विशाल ने बेल्ट से मारा और फिर करंट देकर मेरी जान ले ली। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। डैडी, डैडी, आपकी गुड़िया को उन्होंने मार दिया। ये सुन सागर ने कहा, गुड़िया, तेरे साथ तो इस हैवानियत का हिसाब ज़रूर होगा। मगर विदिप्ता ने कहा, कैसे? हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। तब रोशनी की आत्मा ने कहा, मम्मा, मेरे करंट से चिपके हुए कपड़े मेरी सास ने स्टोर रूम में छुपाए हैं, और वो बेल्ट भी जिस पर मेरा खून है। आप मुझे इंसाफ दिलाओगे ना डैडी? सागर ने कहा, हाँ बेटा, मैं उन हैवानों को नहीं छोड़ूंगा। सागर और विदिप्ता ने बाबा का शुक्रिया किया और कहा कि आपकी वजह से मेरी गुड़िया को इंसाफ मिलेगा। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और वो दोनों घर लौटे और दूसरे ही दिन पुलिस के साथ विशाल के घर पहुंचे। पुलिस को देख उन तीनों के पसीने छूट गए। विदिप्ता और सागर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों हैवानों ने मेरी फूल सी बच्ची को करंट देकर मार डाला। ये बात सुन विशाल और उसके माता पिता चौंक गए। उन्होंने कहा, क्या बकवास है? आपके पास क्या सबूत है? पुलिस की टीम ने घर की तलाशी ली और जब स्टोर रूम की तलाशी ली गई तो स्टोर रूम की अलमारी से रोशनी के कपड़े, जिन पर रोशनी के खून व चमड़ी चिपकी हुई थी, वो मिले, और वो बेल्ट भी जिस पर रोशनी का खून लगा हुआ था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ हो गया कि कपड़ों पर खून रोशनी का ही था। कोर्ट ने रोशनी के साथ हुई हैवानियत के लिए विशाल और उसके माता पिता को कड़ी से कड़ी सजा दी। आखिर रोशनी को इंसाफ मिला, मगर अफसोस तो यह था कि सागर और विदिप्ता जिस बच्ची को फूलों की तरह पाला था, उसको इतना दर्द दिया गया। लेकिन समाज के नियमों के आगे रोशनी जीते जी अपने साथ हुई इस हैवानियत को ना बता सकी। धन्यवाद।
इस कहानी को सुनिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये कहानी मेरे 2 साल की मेहनत है। धन्यवाद।